हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान से उन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो आपसे एग्जाम में 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव के टाइप पे पूछे जाते हैं। जी हाँ बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के भाग 1 से, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को जो आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बताएंगे कि किसी ऑब्जेक्टिव टाइप को किस प्रकार से देखा जाता है और सूत्र के साथ समझाएंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके पहले सवाल को। स्टूडेंट देखिए, पहला सवाल मैंने लिया है ऑब्जेक्टिव टाइप के तौर पर। देखिए, वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर प्रतिकर्षण बल का मान। एक बार फिर समझें, 2 धनावेश हैं, ठीक है, अब दोनों धनावेशों के बीच में हमने क्या रखा, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा, ठीक है, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा तो उसका मान बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, ये शून्य हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2 धनावेशित कण होते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसे कूलाम ने बताया था, ठीक है, जिसे कूलाम के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। वो फार्मूला होता है बेटा, देखिए फार्मूला ये होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, मैं नीचे बता रहा हूँ। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी ऐसे मान लीजिए वायु के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, और Q1 Q2 अपॉन R² होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी जब दोनों बिंदु आवेश वायु में रखे होते हैं एक दूसरे से r दूरी पर, Q1 और Q2, ठीक है स्टूडेंट, तो उनके बीच लगने वाला बल होता है बेटा वो इतना होता है। यहाँ पे K नहीं लगाया, K क्या बेटा माध्यम का परावैद्युतांक है, लेकिन ये कहाँ होता है, इतना बल वायु में होता है। अब इसने कहा क्या है, वायु में रखे 2 धनावेशों के बीच मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर। ये बड़ी खास बात है बेटा, इस चीज को समझो, परावैद्युत पदार्थ रखने पर। तो जब भी हम आवेशों को परावैद्युत पदार्थ रखेंगे, यानी दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे, ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, और क्या था बेटा वो हमेशा क्या था, अपॉन में आता है। क्या था बेटा वो अपॉन में। अब बेटा वो जब अपॉन में आएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे आता है इस के मान से क्या करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी, और जब हम किसी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से भाग करते हैं तो उसका मान हमेशा कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखिए मान लीजिए मुझे भाग करनी है, ये 12 है, 12 को मैं 3 से भाग करूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखिए आप ये 4 आ रहा तो मान तो घट गया, मान घटा कि नहीं घटा। एक बार फिर समझ लीजिए, मान लीजिए 20 है, 20 को मैंने अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना है, 10 आया, तो ये भी मान घट गया। कहने का मीनिंग बेटा मेरा ये है, जब हम दोनों बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, या 2 धनावेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उनके बीच का जो बल हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी बल का मान क्या जाएगा बेटा, घट जाएगा। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। कैसे घटेगा मैंने आपको बताया, ठीक है, बल का मान लीजिए कुछ भी आया, आप के की वैल्यू भी जरूर मिलेगी 2, 4, 6, तो आप के से उसको भाग करेंगे तो भाग करने में वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। ठीक है, तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर प्रतिकर्षण बल क्या होगा बेटा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी वैद्युतरोधी माध्यम को, ठीक है, माध्यम में लिखना तो अच्छा लगेगा, माध्यम में परावैद्युत पदार्थ के, यानी परावैद्युत पदार्थ के का मान हो सकता है। ये बेटा ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एक बार मैं बताता चलो। देखिए के क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, क्या होता है माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कोई एक कांस्टेंट राशि होती है, और इसका किसी विद्युतरोधी माध्यम के लिए इसका आपको डायरेक्टली ही मान याद रखना होता है। इसका डायरेक्टली मान कितना होता है बेटा, 6 होता है। क्या होता है बेटा, 6 होता है, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। ठीक है, ये बिल्कुल इसको एक लॉजिक की तरह से बेटा याद रखें। किसी वैद्युतरोधी माध्यम की बात करें, जैसे कहते हैं कांच, प्लास्टिक, मोम, अभ्रक, ये सब क्या है बेटा, क्या है, वैद्युतरोधी पदार्थ। वैद्युतरोधी पदार्थ क्या होते हैं, जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं किया जा सकता। जैसे आप जानते हैं कांच के अंदर करंट नहीं आता, तो कांच भी क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, इसके का मान कितना होता है, हमेशा कितना होता है बेटा, 6 होता है। आयोग क्वेश्चन में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, और इस के का मान निर्वात और वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, और धातु के लिए क्या होता है बेटा, अनंत होता है। धातु के लिए क्या होता है, इसका मान अनंत होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब इसने पूछा था हमसे वैद्युतरोधी माध्यम के लिए, तो याद रखें वैद्युतरोधी माध्यम के लिए, ठीक है, हमेशा के का मान क्या होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है,
अभी जितने ऑप्शन छूट रहे हैं ये सब के ऑप्शन इसके गलत हैं, जो सही है मैं उसी को टच कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, ठीक है, के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी? 5 सेंटीमीटर। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप से आपसे पूछा गया है, यानी आपसे ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, मतलब वो आंसर आएगा वो इसके अंदर आंसर के रूप में होगा। अटैच को जो हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए दो, अभी मैं इसके न्यूमेरिकल को बना करके दिखाऊंगा कि इसके ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, उसको मैं थोड़ा ऊपर से बेटा रब कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए और चाहे आपको तो समझ बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं ऊपर के 2 क्वेश्चन नोट कर रब कर रहा हूँ ताकि नीचे क्वेश्चनों को आपको मैं समझा सकूँ अच्छे तरीके से स्टूडेंट, ठीक है। देखिए इसने ये कहा 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मान लीजिए ये, याद रखें ये, मान लीजिए एक ये है, इसका मान कितना है? क्यू का मान +5 कूलाम, इसका कितना? -5 कूलाम, ठीक है। ये क्यू है, मान लीजिए Q1 है, और ये मान लीजिए क्या है आपका Q2 है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या बेटा आपका Q2 का मान कितना? -5 कूलाम, ठीक है। अब ध्यान देने की बात बेटा ये है, अभी एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर बेटा? ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अभी R का मान है या किसी और वैल्यू का मान है, इसको मैं आप समझाता हूँ। देखिए बेटा सबसे पहले आवेश पे गौर करो। आवेश ने कहा है +5 और -5, +5 और -5, यानी आवेश एक दूसरे के बराबर है, यानी आवेश का जो मान है वो एक दूसरे के बराबर है, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो बेटा जब भी आवेश एक दूसरे के बराबर हो और विपरीत हो तो वो हमेशा एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? वो हमेशा एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की जो दूरी होती है बेटा वो हमेशा 2L से लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है बेटा? 2L से लिखी जाती है। यानी आपका ये जो 5 + 5 माइक्रो कूलाम, सॉरी माइक्रो नहीं, सॉरी कूलाम में ही है, 5 माइक्रो कूलाम, सॉरी 5 कूलाम, ठीक है, तथा -5 कूलाम के दोनों आवेश हैं मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, और वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी होती है वो हमेशा 2L से लिखी जाती है, R से नहीं लिखी जाती है। अभी सेंटीमीटर में है बेटा, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम करेंगे 5 × 10⁻² मीटर, ठीक है स्टूडेंट। सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया मैंने। पूछा क्या इसने? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फार्मूला आप जानते हैं, P आपसे पूछा तो P होता है 2 × QL, ये Q × 2L, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए इसका मान देखिए 2L का मान कितना है? 5 × 10⁻², 5 × 10⁻², और Q का मान कितना? अब देखिए Q कोई सा एक लेंगे, चिन्ह कोई सा नहीं लेना, ना हमें पॉजिटिव लेना ना ही कोई नेगेटिव लेना, यानी हम कोई सा एक आवेश का परिमाण लेंगे, चाहे इसको या तो Q1 लीजिए चाहे Q2 लीजिए, ठीक है। तो दोनों का मान 5 है तो 5 लिख लेंगे। तो ये कितना जाएगा? 5 × 5 कितना जाएगा बेटा? आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25, और 10⁻², बेटा आपका सेम टाइप से आ जाएगा। कूलाम मीटर, याद रखें सेंटीमीटर नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये। देखिए CM जो दिख रहा है ये कूलाम मीटर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन आ रहा है, यानी P का जो मान आया वो कितना है बेटा आपका? यहाँ से देखिए P का जो मान आया बेटा 25 × 10⁻² कूलाम मीटर, यानी आपका इसका जो A वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये थी बेटा कि दोनों आवेश थे 5 माइक्रो कूलाम, 5 कूलाम के, सॉरी, ठीक है, ये बराबर थे और क्या थे बेटा? विपरीत थे, यानी एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, मान दोनों के बराबर थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा? जब आवेश बराबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वे एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और उनके बीच की आवेशों के बीच की दूरी को 2L से लिखा जाता है। तो ये अच्छे तरीके से आई होप के समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल, ये 10th में भी कई बार पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखें इस चीज को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। जी हाँ, कुछ अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हमें अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप से है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसको। देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा देखिए कैसे, क्योंकि बेटा आपको इतना आसानी से समझ में आएगा नहीं, और जब मैं समझा दूंगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बेटा ये है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ये है,
ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो इन मान लीजिए ये एक इतनी डिस्टेंस पर रखें ये, ठीक है, ये इनकी विषय दूरी कितनी है बेटा, वो r है, ठीक है। और जो r है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, समझे बात को, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R होता है। क्या होता है बेटा, R, याद रखना, स्क्वायर R स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है बेटा, R होता है, ठीक है। अब जहाँ Q1 और Q2 क्या है, दो आवेशित कण है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी E है, यानी इसका मान Q1 है और इसका मान क्या बेटा, ये आपका Q2 है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, ये कहा एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाते हैं, यानी इसको जब पास लेकर के आएंगे बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को पास लेकर के आएंगे तो इनकी बीच की दूरी कम हो जाएगी, बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। यानी अब मैं आपको बताना चाहूँ बेटा कि ये जो U प्रोपोर्शनल होता है वो डायरेक्टली 1/r के बराबर होता है, यानी R का मान घटेगा, R का मान घटेगा तो U का मान क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। आई होप को समझ में आ रहा होगा, ध्यान समझे। यानी जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम एक दूसरे के समीप लेकर के आएंगे तो R का मान क्या होगा बेटा, घट जाएगा, और जब R का मान घटेगा यानी उनके बीच की दूरी घटेगी, तो ये जानते होंगे ये डायरेक्टली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के। U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, क्या है बेटा, स्थितिज ऊर्जा। तो हमेशा याद रखना कि जब आवेश पास पास आएंगे तो दूरी घटेगी, दूरी घटने के फलस्वरूप में क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी R का मान कम होगा तो U का मान बढ़ेगा। तो याद रखें इसमें ऑप्शन आएगा बढ़ती है, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। ये आई होप को समझ में आ गया होगा, मैंने आपको किस टाइप से समझाया। यानी दोनों आवेशों को जब पास लेकर के आएंगे तो इनकी बीच की दूरी कम हो जाएगी और बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो सूत्र इस सूत्र से देखें, इस सूत्र से देखें, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, R का मान घटेगा, तो R का मान घटेगा तो U का मान बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है। जी हाँ, ये आपको समझ में आया हो, कई बार पूछा गया एग्जाम में सवाल है ये स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत धारिता का मात्रक है। वैद्युत धारिता का मात्रक बेटा एक फैरेड भी होता है, वैद्युत धारिता का मात्रक एक फैरेड होता है, माइक्रो फैरेड होता है, पिको फैरेड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ना तो फैरेड है, ना पिको फैरेड है और ना ही माइक्रो फैरेड है, ठीक है। यानी फैरेड नाम का कोई शख्सी कोई बंदा है ही नहीं यहाँ पे, है ना। फिर भी हमसे पूछा गया वैद्युत धारिता का मात्रक, ठीक है स्टूडेंट। आइए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है लेकिन यहाँ पे फैरेड ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें दिक्कत है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि फिर कैसे बताएंगे कि स्थिति में वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा। क्योंकि C बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट Q/V, क्या होता है बेटा, Q/V। अब देखिए, अब Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, ठीक है। और B का मान क्या होता है बेटा, आपका वोल्ट होता है, क्या होता है बेटा, वोल्ट, और ये बटे में क्या, प्रति। तो इसलिए इसका जो मात्रा हो गया धारिता, C क्या बेटा, धारिता, ये तो धारिता है, इसका मात्रा हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, क्या हो गया बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट। आई होप को समझ में आया होगा, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम बेटा, फैरेड कहते हैं, क्या कहते हैं, फैरेड कहते हैं। लेकिन फैरेड इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कूलाम प्रति वोल्ट होगा। तो कूलाम प्रति वोल्ट ये नहीं होगा क्योंकि इनटू में हमें अपॉन में लाना वोल्ट होगा ना, ये तो वैसे भी नहीं है, ये इनटू में ये भी नहीं, कूलाम इनवर्स है, ये देखो याद रखना, कूलाम इनवर्स है, ये नहीं होगा, ठीक है। कूलाम ऊपर की ओर आएगा, है ना, इनवर्स कौन होगा, वोल्ट हो सकता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट, ये वाला ऑप्शन बेटा आपका ठीक है, अर्थात इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर बच्चों वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको इसके सेकंड वाली बुक का जो इम्पोर्टेंट केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, मैं उनको भी समझाऊंगा इसी प्रकार से। तो देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो इस टाइप के तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए आप स्क्रीन पर, इसलिए मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी चालक में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी एम्पियर यानी आई का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा आपको, 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर दे रखा है, विद्युत प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। प्रति सेकंड का जो मीनिंग होता है बेटा, टी का मान 1 होता है। प्रति सेकंड के लिए टी क्या होता है बेटा आपका, 1 सेकंड होता है। कितना होता है बेटा, 1 सेकंड, ठीक है। आपसे पूछा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, यानी एन का मान बेटा आपसे पूछा है। और इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश जो होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है, ठीक है।
अब देखिए ये अब ऑप्शन दे रखे हैं, अब पहले आप इसे न्यूमेरिकल को सोल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टैंड। तो देखिए फार्मूला कैसे लगाएंगे, फार्मूला होता है बेटा आपका Q बराबर होता है बेटा आपका NE, और ये फार्मूला होता है Q बराबर IT। क्या होता है बेटा, IT होता है। ठीक है, दोनों समीकरण मान लो तो Q दोनों तरफ सेम है, Q दोनों तरफ सेम है, इसको छोड़ो NE बराबर IT लिख दो, NE बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका IT हो जाएगा। ठीक है, मुझे N का मान चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है बेटा, क्या पूछी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देख क्या हो जाएगा, E इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी E इसके बेटा क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, I का मान कितना 3.2, ठीक है 3.2 रखा है I का मान पहले सही, और T का मान कितना बेटा आपका 1 दे रखा है। ठीक है, और E का मान कितना होता है, वेरी गुड, आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये बेटा ये 32 का 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये 16 दूनी 32, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 16 दूनी 32, 2 एकन 2, यानी आपका N बराबर जाएगा बेटा 2 गुणा 10 की घात, माइनस की 19 ऊपर जाएगा, प्लस की 19 हो जाएगी, है ना, प्लस के 19, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 2 गुणा 10 की घात प्लस 19 होगा, 2 गुणा, हाँ यही ऑप्शन ठीक है, दिख रहा पहले दिख रहा 2 गुणा 10 की घात प्लस के 19 सॉरी, है ना, प्लस के, क्योंकि माइनस के 19 ऊपर जाएगा प्लस का 9, तो आपका आंसर कौन सा गया बेटा, ए वाला ठीक हो गया। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, 2 गुणा 10 की घात 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूछी, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आया हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम, यानी किरचॉफ का जो पहला नियम है जिसे संधि नियम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, संधि नियम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा धारा नियम कहते हैं। तो धारा नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो मैंने आपको ये सिलेबस में ही पढ़ाया कि किरचॉफ का प्रथम जो नियम है बेटा, वो याद रखना कि ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, प्रथम नियम को ही धारा नियम कहते हैं, है ना, इसको संधि नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो धारा नियम है, जो प्रथम नियम अर्थात संधि नियम, तीनों एक ही नियम के नाम है ना, तो ये किसके साथ आवेश पर आधारित है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आयोग क्वेश्चन में आया और आपसे पूछ ले जाए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम तो हम बेटा लिखेंगे, अगर द्वितीय नियम पूछा जाए तो ये तो प्रथम नियम ही है, धारा नियम है, और धारा नियम का दूसरा जो नियम है उसको कहते हैं बोल्ट नियम। क्या कहते हैं, बोल्ट नियम कहते हैं, या फिर दूसरा कहते हैं पॉज का नियम, है ना, बोल्ट नियम या पॉज का नियम या दूसरा नियम, वो जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन इसने धारा नियम को पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर लिखेंगे। लेकिन अक्सर पूछता है वो बोल्ट नियम, क्या नाम है बेटा, बोल्ट नियम अर्थात किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो हम क्या लिखते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर लिखते हैं। आया क्वेश्चन में आया होगा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि यहाँ पे एक कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंज का नियम, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के सिद्धांत पर आधारित है, तो हमेशा याद रखना लेंज का नियम भी, लेंज का मैंने इसमें ऐड नहीं किया लेकिन मैं बता रहा हूँ, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो धारा नियम तो रहेगा संवेग के सॉरी आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर, लेकिन इसका दूसरा नियम आता है बोल्ट का नियम, तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। अगर आपसे लेंज का नियम पूछा जाता है तो वो भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम पर आधारित है। स्टैंड, अच्छा अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, किसी गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है, गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, गतिशील आवेश कैसा होता है, जैसा आप जानते हैं कि किसी वायर पर हम करंट लगाते हैं, किसी वायर के अंदर हम क्या लगाते हैं बेटा, करंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, करंट। ठीक है, और जब करंट हम लगाते हैं बेटा किसी वायर के अंदर, मान लीजिए कोई चालक कंडक्टर मैंने क्या लगा दिया ये इस टाइप से, ठीक है, अब क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ पे क्या लगाया, करंट लगाते, इसके अंदर मान लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव सिरा हो जाएगा क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये इसका पॉजिटिव सिरा हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आ जाएंगे नेगेटिव से, क्योंकि इनमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और ये सिरा नेगेटिव, इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये इसको बोला जाता है गतिशील आवेश। गतिशील आवेश कौन का मतलब, इलेक्ट्रॉन का चलना। ये क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, और जब देखिए इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, तो माइकल फैराडे ने एक बात बताइए कि जब किसी तार के अंदर करंट फ्लो कराया जाता है इस वाले माध्यम से, ठीक है, तो उसके चारों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी आवेशित कण जो होता है, गतिशील आवेशित कण जो होता है, गतिशील आवेश हमें दो चीज उत्पन्न करता है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा। इसका ऑप्शन क्या है, केवल वैद्युत क्षेत्र, ये बिल्कुल गलत है। याद रखना वैद्युत क्षेत्र तो करता है, ये तो पक्की बात है।
चुंबक ये केवल चुंबकीय क्षेत्र ये भी ठीक है, लेकिन ये जो दोनों मिलकर का है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, याद रखना कि गतिशील आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है डिस्टेंस। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आया होगा। अच्छा, अब इसका ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है क्या, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखिए, चुंबक क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है क्या। वैसे तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक तो टेस्ला होता है, गाउस भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे देखा जाता है उसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए बेटा, आपको मैं बताता चलूँ। देखिए आपको दिया है इसमें वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर और वेबर मीटर। इसको कैसे देखा जाएगा बेटा। देखिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है बेटा, बी ए होता है। क्या होता है, बी ए। जहाँ ये बी क्या, यही क्या बेटा आपको चुंबकीय क्षेत्र है, मुझे इसी का मात्रा बताना है, तो इसका मात्रा बताना तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कहने का मतलब यही कि 5/a हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका बी रह जाएगा। अब देखिए ये फाई क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रा क्या होता है बेटा, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। और ये क्या एरिया, एरिया का मतलब होता है बेटा क्षेत्रफल, सॉरी ये क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो इसलिए बी का मात्रा क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें देखिए है क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए ये वेबर प्रति मीटर है, लेकिन होता है क्या, स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का मात्रक है ना, चीज को याद रखना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये वाला इसका ऑप्शन ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका ठीक है। याद रखना ये वेबर प्रति मीटर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। आपको क्वेश्चन में आ रहा, तो इसका ये ऑप्शन ठीक होगा, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि 5 बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है 5/a, तो 5 कहाँ तक तो वेबर हो गया। ठीक है, लेकिन एक ए है एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका, ये वाला ऑप्शन बेटा बिल्कुल आपका ठीक होगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। ये काफी बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक हमें तो याद रखना चुंबकशीलता का मात्रक। क्या का मात्रक बेटा, चुंबकशीलता। हेनरी प्रति मीटर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसका मात्रक है, चुंबकशीलता का मात्रक है। किसका मात्रक है बेटा, चुंबकशीलता का। ठीक है स्टैंड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं इसमें 12 क्वेश्चन क्या है, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है कितनी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इस पर तो न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला आपसे। ठीक है, तो देखिए अनुनादी आवृत्ति मैंने आपको पढ़ाया है, अनुनादी आवृत्ति के लिए जब हम प्रतिवर्ती धारा चैप्टर में पढ़ते हैं तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है बेटा, प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल जो होता है वो क्या होता है, धारित प्रतिघात एक्स के बराबर होती है। ठीक है, और एक्सएल क्या होता है बेटा, ओमेगा एल होता है, और ये क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है स्टैंड। अच्छा मैं ओमेगा की गुणा ओमेगा कराऊंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 और एल की गुणा सी में कराऊंगा तो ये एल सी हो जाएगा, एल सी। इसका जब मैं वर्ग हटाऊंगा बेटा ओमेगा क्या हो जाएगा, ये आपका वर्गमूल 1/क्या हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। ओमेगा मान क्या होता है बेटा, 2π न्यू होता है, 2π न्यू होता है इसका मान। ठीक है, और ये जगह 1 वर्गमूल के अंदर 1/LC। अब देखिए मुझे पूछा क्या आसन है, उन्होंने पूछा आपसे ये दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति पूछी है, न्यू का मान पूछा है। क्या मान पूछा बेटा, न्यू का। और जैसे न्यू का जब मैं मान निकालूंगा यहाँ से, इस फार्मूले से जब मैं न्यू का मान निकालूंगा तो मेरे पास आएगा बेटा न्यू बराबर आएगा, न्यू बराबर देखिए 2π इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये आएगा 1/2π, और इस टाइप से, और ये पहले से चल रहा 1/LC। तो याद रखें बेटा ये वाला जो ऑप्शन होगा, यानी न्यू बराबर क्या होता है, एक बार फिर से बता दूं, 1/2π वर्गमूल 1/LC का बराबर। अब देखिए ऑप्शन है क्या ऐसा, देखिए ये वाला ऑप्शन, यानी आपका सी ऑप्शन मिल रहा है। ए ऑप्शन ये गलत है आपका, ये भी गलत है बेटा, और ये जो 1/2π वर्गमूल 1/LC, तो आपका जो आप आंसर ठीक है वो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है स्टूडेंट, इसको याद रखना, ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को समझें। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है बेटा, आपको 5 वोल्ट प्रति मीटर दिया। देखिए मैं समझा रहा हूँ क्या सवाल है आपका, क्या सवाल है। देखिए सवालों से ही ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहे हैं ना, इसको मैं समझा रहा हूँ। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम आपको दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम है 5 वोल्ट प्रति मीटर, यानी आपको ई नॉट का मान दे रखा है 5 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, मैंने शॉर्ट में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी आपसे पूछा बेटा बी नॉट का मान क्या होगा। सूत्र एक पढ़ते हैं बेटा हम वैद्युत चुंबकीय तरंग में, ये सूत्र होता है सी बराबर होता है बेटा आपका E0/2
B0, ठीक है, ई नोट अपॉन बी नोट। आपसे पूछा बी नोट, तो बी नोट ऊपर आ जाएगा, तो बी नोट हो जाएगा आपका ये, ई का वैल्यू डाल दो, सी एस को अपॉन ई का वैल्यू कितना 5, सी का होता है 3 गुणा 10⁸, यानी यहाँ पे हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसका मान रखा आपको 5, इसका मान होता है 3 गुणा 10⁸। बात समझ में आ रही है? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पहले मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका ई और ये क्या हो जाएगा बेटा सी, ठीक है। तो ई का मान तो मुझे ऑलरेडी पता है, ई का मान मुझे ऑलरेडी पता है, सी है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10⁸। भाग करेंगे तो 3 एकन 3, 2 बचेंगे पॉइंट ला के 0, 3 चंग 18, 3 चंग 18, लगभग इतना चलता रहेगा। तो ये बी नोट बराबर आएगा आपके पास 1.6। अब देखिए 6 ये रिपीट होता रहेगा आगे तक, है ना। तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देंगे, वही 10⁸ प्लस की ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी, -8। तो आपने देखा कि बी नोट का जो मान आया वो 1.67 गुणा 10⁻⁸। और टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र निकाला तो टेस्ला आएगा। अब देखिए 5 टेस्ला 1.67 गुणा 10⁻⁸। जी हाँ, बिल्कुल यही ऑप्शन मैच हो रहा है, यही ऑप्शन बेटा आपका मैच हो रहा है। देखिए ऑप्शन ये भी आपको मैच लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी 10 है, -10, तो -10 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। पावर कितनी आ रही है -8 आ रही है, तो -8 किस में आ रहा है बेटा, -8 बेटा इसमें आ रहा है। तो स्टैंड यही इसका फाइनली आंसर है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ये बेटा ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। स्टैंड अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा बेटा। अगली वीडियो में मैं आपको सेकंड फिजिक्स के और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अच्छी तैयारी करने के लिए अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।